तो चलिए अब राउटर के बाद ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिज की वर्किंग क्या है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है और इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है। तो लास्ट में हमने राउटर को देखा था, राउटर का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राउटर, ब्रिज और हब इन तीनों के बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो राउटर को हमने डिटेल में देखा, अभी ब्रिज की बारी है तो ब्रिज को समझते हैं। ब्रिज की जो एक किताबी डेफिनेशन है जनाब वो ये है कि इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैंड्स। ब्रिज बेसिकली दो डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। टू डिफरेंट लैंड्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं ब्रिज को यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास एक तरफ टोकन रिंग हो और दूसरी तरफ टोकन बस हो। ठीक है, एक तरफ टोकन रिंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं और दूसरी तरफ मैं टोकन बस को यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दो अलग अलग लैंड्स हैं, दोनों एक डिफरेंट हैं। तो बेसिकली ब्रिज का कॉन्सेप्ट यही है कि टू डिफरेंट लैंड्स को आपस में जोड़ना, आपस में कनेक्ट करना। तो यहाँ पे इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट लैंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास ये है कि फॉरवर्डिंग का। अच्छा, ब्रिज बेसिकली इसको नाम ब्रिज का क्यों दिया गया? जनरली आपने ये फ्लाईओवर्स देखे होंगे, इसका काम क्या होता है? टू डिफरेंट एरियाज को आपस में कनेक्ट करना। तो यहाँ पे ब्रिज भी दो डिफरेंट लैंड्स को, दो डिफरेंट एरियाज को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है फॉरवर्डिंग का। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे, यानी अगर ब्रिज के पास कोई पैकेट जाता है, क्या ब्रिज उसको आगे फॉरवर्ड करती है या नहीं? तो यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं, ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक ब्रिज है तो इस ब्रिज की मैंने दो पोर्ट्स रखी हुई हैं, एक पोर्ट P1 है, एक पोर्ट P2 है, यानी हम पोर्ट को जनरली इंटरफेस भी बोलते हैं। तो दो ही पोर्ट्स हैं। अब इस पोर्ट P1 के साथ चार डिवाइसेस कनेक्ट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। और इसकी पोर्ट 2 के साथ नेक्स्ट चार डिवाइसेस कनेक्ट हैं, M5, M6, 7 एंड 8। अब अगर M1 M5 से कम्युनिकेट करना चाहता है, लेट्स सपोज M1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद M5, तो M1 क्या करेगा? एक पैकेट सेंड करेगा। अब वो पैकेट सबसे पहले किसके पास जाएगा? ब्रिज के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेटवर्क आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बल्कि एक ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो पैकेट के अंदर बेसिकली होता क्या है, याद रखने वाली जो बात है, पैकेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है लेकिन जो याद रखना है वो दो चीज़ें। एक होता है जनाब सोर्स का मैक एड्रेस और एक होता है हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। ठीक है, ब्रिज के अंदर हमारे पास सोर्स का मैक एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैक एड्रेस की, क्योंकि हमारे पास ब्रिज जो है ये वर्क करती है डेटा लिंक लेयर के ऊपर। OSI मॉडल की जो लेयर 2 है जिसको डाटा लिंक लेयर कहते हैं, उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होती है डिवाइस, और वहाँ पे बेसिकली डाटा लिंक लेयर के ऊपर हम स्टडी करते हैं मैक एड्रेस की। लास्ट में हमने राउटर को देखा था, तो राउटर की स्टडी, राउटर के अंदर जिस चीज़ की स्टडी आती है वो होता है IP एड्रेस। अभी बात कर रहे हैं मैक एड्रेस की। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जब पैकेट लेट्स सपोज M1 ने कम्युनिकेट करना शुरू किया M5 से, तो M1 जब एक पैकेट सेंड करेगा उस पैकेट के अंदर सोर्स का मैक एड्रेस होगा और उसकी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। अब जब वो पैकेट ब्रिज के पास जाएगा, सवाल ये है क्या ब्रिज उसको आगे फॉरवर्ड करेगा? अब ब्रिज क्या करता है? ब्रिज बेसिकली मैक एड्रेस को रीड करता है, यानी वो मैक एड्रेस को रीड करेगा। अगर तो मैक एड्रेस के, अगर उसके डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस सोर्स के मैक एड्रेस के साथ मैच करता है तो वो पैकेट को आगे क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैक एड्रेस की बुनियाद पे ही यहाँ पे पैकेट्स की फॉरवर्डिंग की जाती है। अगर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसके साथ मैच कर दे तो ब्रिज उसको आगे क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, इस तरह अगर बात करें यहाँ पे फिल्टरिंग की, फिल्टरिंग के केस में क्या होता है, यानी अगर M1 यहाँ पे M3 से कम्युनिकेट करना चाहता है, अब ब्रिज क्या करेगा? ब्रिज चूंकि एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर भी एक टेबल को मेंटेन किया जाता है, तो ब्रिज क्या करेगा? सबसे पहले मैक चेक करेगा। वो चेक करेगा कि मैक पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है या पोर्ट P2 के साथ कनेक्ट है। अब जब पैकेट, लेट्स सपोज पैकेट आया ब्रिज के पास, तो ब्रिज ने क्या किया? उस पैकेट के अंदर मैक एड्रेस का डेस्टिनेशन चेक किया। अब उसने देखा कि जो पैकेट है वो मेरे पास मैक इस पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है, तो पैकेट को कर देगा यहीं पे फिल्टर कर देगा, यानी वो पैकेट को आगे ट्रांसफर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रिज रीड कर रहा होता है मैक एड्रेस को, वो चेक करता है कि क्या वो मेरी पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है या P2 के साथ कनेक्ट है। अगर P2 के साथ कनेक्ट होता तो उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता, लेकिन अब चूंकि वो P1 के साथ कनेक्ट है तो उसको यहीं पे फिल्टर कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा ताकि पैकेट आगे ट्रांसफर ना हो। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि फॉरवर्डिंग और फिल्टरिंग करता कैसे है। याद रखिएगा ब्रिज की दो टाइप्स होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज। एक इसकी टाइप होती है जनाब, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और इसकी जो सेकंड टाइप होती है इसको बोलते हैं डायनामिक। स्टैटिक ब्रिज और डायनामिक ब्रिज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज, स्टैटिक ब्रिज एंड
डायनामिक ब्रिज। अब जो स्टैटिक ब्रिज है यानी ब्रिज के अंदर भी एक टेबल को मेंटेन किया जाता है, जिस तरह हमने राउटर का कॉन्सेप्ट देखा, राउटर अपने मेमोरी के अंदर राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है, फिर वहां से राउट्स को डिफरेंशिएट करता है, और यहाँ पे ब्रिज क्या करता है, ब्रिज भी एक टेबल को मेंटेन करता है। अब उस टेबल के अंदर होगा क्या, दो ही कॉलम होते हैं, एक तरफ मैक एड्रेस होता है और दूसरी तरफ पोर्ट होती है, यानी किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। अब देखिए ना, मैक एड्रेस, मैंने मैक बार बार मैं मैक का लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है और डाटा लिंक लेयर के ऊपर मैक एड्रेस की स्टडी की जाती है। अब अगर तो स्टैटिक हम ब्रिज का यूज कर रहे हैं, स्टैटिक ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक में होता है क्या, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो खुद से क्या करता है, इस पूरे टेबल को एंट्री करता है, यानी ये तमाम मैप की और तमाम पोर्ट्स की एंट्री खुद करता है। वो क्या करेगा, अगर स्टैटिकली आप यूज कर रहे हैं तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है खुद सब तमाम मशीन को लिख देगा, यानी M1 M2 M3 4 5 6 7 and 8। अब वो चेक करेगा कि क्या मेरे पास ये जो डिवाइसेस हैं वो किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, यानी वो खुद चेक कर रहा है। यहाँ पे वो देखेगा कि M1 M2 3 और 4 ये मेरे पास पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है, तो वो खुद यहाँ पे क्या कर लेगा, डिफरेंट कमांड्स को राइट कर देगा। जिस तरह M1 ये पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है, M2 P1 के साथ कनेक्ट है, इस तरह M3 और M4। अब ये चारों डिवाइसेस P1 के साथ कनेक्ट है। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद कीबोर्ड पे राइट कर लिया। इसके बाद वो चेक करेगा पोर्ट P2 के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है, तो उनके आगे P2 लिख देगा। M5 भी P2 के साथ कनेक्ट है, इस तरह 6 7 और 8। अब ये चार डिवाइसेस P2 के साथ कनेक्ट है और ये चार डिवाइसेस P1 के साथ कनेक्ट है। अब लेट्स सपोज M1 यहाँ पे wants to communicate with M7। चलिए, अब M1 M7 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इसका मतलब क्या है, यानी M1 ने एक पैकेट सेंड किया M7 को, तो वो पैकेट सबसे पहले ब्रिज के पास आएगा। अब ब्रिज क्या करता है, जब ब्रिज के पास पैकेट आएगा तो ब्रिज क्या करेगा, वो देखिएगा मेरी कौन सी पोर्ट के साथ इसका मैक अटैच है, वो अपने इस टेबल को राउट करेगा, यानी टेबल को चेक करेगा। अब यहाँ पे टेबल के अंदर अगर तो एंट्रीज की मौजूद है तो पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट तो हमने कहा कि M1 से पैकेट निकला और M7 के पास गया। अब वो देखेगा कि M1 मेरे पास किस तरफ अटैच है, P1 के साथ अटैच है, और देखेगा M7 मेरी किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, M7 यहाँ पे पोर्ट P2 के साथ कनेक्ट है, तो वो पैकेट को आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा M7 के पास। इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग करना। अगर फिल्टरिंग की बात करें, अब लेट्स सपोज बात करते हैं, अगर M यहाँ पे M2 कम्युनिकेट करना चाहता है M4 के साथ, ये M2 कम्युनिकेट करना चाहता है M4 के साथ, तो इस केस में भी ब्रिज क्या करेगी, अपने इस टेबल को चेक करेगी, वो देखेगी कि मेरे पास जो M1 है M2 है ये किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है और M4 किस पोर्ट के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे M1 पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है और M4 भी पोर्ट P1 के साथ कनेक्ट है। तो इस केस में फिर ब्रिज क्या करेगा, फिल्टरिंग करेगा, यानी वो पैकेट को आगे जाने ही नहीं देगा बल्कि यहीं पे रोक देगा और M4 को पैकेट ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, ये तो था स्टैटिक। ये स्टैटिक में हमारे पास नेटवर्क सारा का सारा रोल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। यहाँ पे जो ब्रिज होती है ये लर्न नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिज बेसिकली कन्वर्सेशन लर्निंग के थ्रू वर्क करती है, डिवाइस से सीख कर इंटेलिजेंट होती हैं। अब जरा बात करते हैं डायनामिक के ऊपर। स्टैटिक में चूंकि स्टार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम अगर हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारे पास M2 डिवाइस है, अगर मैं इसका मैक एड्रेस M20 कर लूँ, अब जनरली मैक एड्रेस चेंज होता नहीं है, क्योंकि मैक एड्रेस आपको पता है कि ये फिजिकल आईडी है तमाम नेटवर्क डिवाइसेस की। तो अगर मैं यहाँ पे M20 कर दूँ तो क्या होगा कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को खुद यहाँ पे जाके खुद से 20 करना पड़ेगा। जब तक वो 20 नहीं करेगा तब तक वो उसके डाटा आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर स्टैटिक ब्रिज को यूज करना पॉसिबल नहीं रहता। तो यहाँ पे मैक्सिमम यूज किया जाएगा डायनामिक ब्रिज का। अब डायनामिक ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे डायनामिकली वर्क कैसे होता है। अगर आप डायनामिकली यानी किसी प्रोटोकॉल की मदद से इस ब्रिज को फिल अप कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं है। अब स्टार्ट में सारे का सारा टेबल क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि अब इसने कन्वर्सेशन लर्निंग के जरिए सारा का सारा टेबल को फिल करना है। कैसे करना है ये भी देखते हैं यहाँ पे। अब लेट्स सपोज M1 wants to communicate M7। अब M1 से एक पैकेट निकला, ब्रिज के पास आया। जब पैकेट ब्रिज के पास आया तो ब्रिज क्या करेगी, इस टेबल को चेक करेगी। अब ये टेबल कहाँ पड़ा है, ब्रिज की मेमोरी के पास पड़ा है। ब्रिज ने जब इस टेबल को चेक किया तो देखिए कि मेरे पास कोई एंट्री नहीं किसी टेबल की। तो पहली दफा याद रखिएगा, जब आप डायनामिकली जब ब्रिज का कंसेप्ट यूज करते हैं तो ब्रिज के पास जब पैकेट आता है तो उस पैकेट को क्या कर देती है, ब्रॉडकास्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि देखें टेबल एम्प्टी है सारे का सारा। यहाँ पे किसी किस्म की डिवाइस की ना किसी पोर्ट की एंट्री ना किसी मैक की एंट्री है, टेबल खाली है। तो ब्रिज क्योंकि लर्न नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ही नहीं है। तो ब्रिज पहली दफा क्या करेगा, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब है कि वो पैकेट M7 के पास भी जाएगा, M5 के पास भी जाएगा, M6 के पास भी जाएगा और M8 के पास भी जाएगा। यानी वो पैकेट तमाम डिवाइसेस के साथ, जो जितनी भी डिवाइसेस इस नेटवर्क के साथ अटैच है, सबके पास वो पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा, चला गया।
लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ जाता है समटाइम। तो अब ब्रिज क्या करेगी, ब्रिज देखेगी कि अब मेरे पास जो पैकेट आया वो M1 सोर्स से आया, तो यहाँ पे मेरे पास M1 राइट कर लेगी और देखेगी कि यानी M1 मैक्स से आया और कौन सी पोर्ट से आया, P1 से आया, तो यहाँ पे P1 ऑटोमेटिकली खुद राइट कर लेगी। इसके बाद वो चेक करेगी कि इसकी डेस्टिनेशन कौन सी थी, M7, तो यहाँ पे वो M7 राइट करेगी। अब M7 जब उसने राइट कर लिया तो अब ब्रिज को नहीं पता कि मेरे पास जो इसकी पोर्ट है वो पोर्ट 2 पे मैंने पैकेट को सेंड करना है या पोर्ट P1 पे सेंड करना है, तो फिर इसको कैसे पता चलता है। अब देखें, अब जब पैकेट ब्रॉडकास्ट हो गया तो जब M7 के पास पैकेट पहुंचा तो M7 क्या करेगा, उसको एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट से मुराद उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसको रिप्लाई देगा और रिप्लाई में बताएगा कि तुम्हारा पैकेट मेरे पास पहुंच चुका है। जब ये इसको रिप्लाई करेगा तो उस सूरत हाल में ये M7 का बन जाएगा सोर्स बन जाएगा और ये हमारे पास जो M1 है ये क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो उस वक्त फिर ब्रिज अंदाजा लगा लेगी ओके कि ये मेरे पास सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो उस सूरत हाल में फिर M7 यहाँ पे P2 को एंट्री करवा देगा कि मेरे पास M7 जो है सोर्स ये P2 के साथ कनेक्ट है और P2 से पैकेट निकल कहाँ पे जाएगा, P1 के पास जाएगा। ठीक, इस तरह फिर डायनामिक के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एंट्री होती जाती है। इस तरह यहाँ पे M3 है, M3 यहाँ पे हमारे पास M6 आ जाएगा, तो ये इस तरह पूरा टेबल को फिलअप कर लेगा। तो पहली दफा हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन जब एक दफा ब्रॉडकास्ट करने के बाद जब ये पूरा टेबल फिलअप हो जाएगा फिर उसके बाद ये हमेशा यूनिकास्ट ही करेगा। फिर फिल्टर करने की क्वालिटीज के अंदर आ जाएगी। फिर इसको पता है, क्योंकि जब ये टेबल पूरा भर जाएगा तो उसको पता होगा कि मेरे पोर्ट P2 के साथ कौन सी डिवाइस कनेक्ट है और पोर्ट P1 के साथ कौन सी डिवाइस कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक ब्रिज का। अच्छा, यहाँ पे बात करें हमारे पास नेक्स्ट आता है कोलिजन डोमेन। अब कोलिजन डोमेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कोलिजन डोमेन कहते हैं अगर हम यहाँ पे रिपीटर की बात करें या हब की बात करें तो रिपीटर और हब में जो कोलिजन होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी पैकेट के आपस में कोलाइड करने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। लेकिन ब्रिज के अंदर पैकेट के कोलाइड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रिज के पास अपना एक बफर होता है, ब्रिज की अपनी मेमोरी होती है और ब्रिज जनरली यूज करता है यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। ब्रिज यानी किस टेक्निक को यूज करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, यानी ब्रिज के पास जब भी कोई पैकेट आता है तो ब्रिज क्या करता है, उस पैकेट को अपने इस बफर के अंदर पहले स्टोर करता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, देन उसको आगे फॉरवर्ड करता है। इस तरह जितने भी पैकेट्स ब्रिज के पास आते जाएंगे, ब्रिज 1 पे 1 पैकेट्स को पहले स्टोर करता जाएगा अपनी मेमोरी के अंदर, फिर इनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाएगा, देन उनको आगे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे डाटा के पैकेट्स के आपस में कोलाइड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हब एंड रिपीटर। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल। अब ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल को यूज क्यों किया जाता है? समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो पैकेट है वो एक लूप के अंदर फंस जाता है, तो जब लूप के अंदर फंस जाता है तो वो बार बार एक ही चक्कर में घूमता रहता है। तो लूपिंग के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए फिर यहाँ पे हम एक प्रोटोकॉल को यूज करते हैं जिसको नाम दिया गया ब्रिज डाटा यूनिट प्रोटोकॉल का। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है स्पैनिंग ट्री का। जो ब्रिजेस होती हैं ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करती हैं ताकि लूप्स को खत्म किया जा सके। लूप्स में अगर ये मेरे पास एक पैकेट है, अब वो इसको क्या करेगी, स्पैनिंग ट्री की मदद से आगे ट्रांसफर करती जाएगी। ये प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारे पास पैकेट है यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, ताकि वो एक चक्कर के अंदर फंसा न रहे, ताकि वो बार बार वहीं पे मूव ना करता रहे। बेसिकली अगर बात करें राउटर में तो राउटर के अंदर तो हमारे पास होती है एक टाइम डोली फील्ड यूज की जाती है जिसके अंदर हम लूपिंग के कॉन्सेप्ट से बच जाते हैं। तो यहाँ पे लूप से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, ताकि हमारा जो पैकेट है वो लूप के अंदर मुसलसल घूमता ना रहे बल्कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज। अब इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास हब का। तो हब को देखते हैं कि हब के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और इनका फर्क क्या है आपस में। तो चलिए जरा हब के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि हब की अंदर वर्किंग किस तरह होती है और हब यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट में से क्या करता है। तो चूँकि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राउटर, ब्रिज और हब के डिफरेंस को, तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास जो आज की डिवाइस है वो हमारे पास हब की आती है और हब का जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा हब जो है ये आपके OSI मॉडल की लेयर 1 की डिवाइस है। लेयर 1 मीन फिजिकल लेयर, ये इंप्लीमेंट होती है किस लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर। मैंने लास्ट में बताया था जब मैंने राउटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो प्योर हार्डवेयर होती हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्स काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हब है, हब इज अ प्योर हार्डवेयर,
देयर इज नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन इट। अब एक प्योर हार्डवेयर है, इसके ऊपर किसी किस्म के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जाता। और एक और बात याद रखें कि आप आपके OS मॉडल की लेयर 1 की डिवाइस है, लेयर 1 के ऊपर इंप्लीमेंट होती है। लेयर 1 कौन सी है? आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है कि हम जो है अब डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी आप इस छत के ऊपर रहते हुए डिजिटल टाइप के सिग्नल को भी ट्रांसफर करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और एनालॉग टाइप के सिग्नल्स को भी ट्रांसफर करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हब का। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि हब को यूज किया जाता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर आपको अंदर की बात बताऊं, इंटरनली हब यूज होती है एज ए बस टोपोलॉजी। लेकिन आप हब को बस टोपोलॉजी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और स्टार टोपोलॉजी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब हब का जरा एक ड्रॉबैक देखते हैं, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है जो हब के अंदर यूज होता है वो देख लेते हैं। हब क्या करती है, लेट्स सपोज अगर ये PC1 है मेरे पास, PC1 ने अगर इस PC4 के साथ कम्युनिकेशन करनी है, अगर PC1 ने एक मैसेज सेंड किया PC4 को, हेलो, अब वो मैसेज क्या होगा? सबसे पहले मैसेज कहाँ पे आएगा? इस आपके पास जनरली हब हमारे पास 2 पोर्ट की भी अवेलेबल है, 4 पोर्ट की भी अवेलेबल है, 6 पोर्ट की और मैक्सिमम 8 पोर्ट की। यानी अब वो उस वक्त यूज किया जाता है जब आपने बहुत ही स्मॉल नेटवर्क को डिजाइन करना हो, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत कम होते हैं, तो जितनी पोर्ट होंगे उतनी ही डिवाइसेस एट अ टाइम कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 4 पोर्ट की एक हब है तो ये चारों डिवाइसेस मैंने आपके साथ कनेक्ट की हुई हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। लेट्स सपोज PC1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद PC4। PC1 ने एक मैसेज सेंड किया, हेलो, किसको? PC4 को। अब वो मैसेज जो है वो सबसे पहले किसके पास आएगा? हब के पास आएगा, क्योंकि ये तमाम डिवाइसेस हब के साथ इंटरकनेक्ट हैं। अब जब हब के पास मैसेज आता है तो हब का बिहेवियर क्या होता है? हब की जो नेचर है ये क्या करती है? ये हमेशा उस पैकेट को क्या कर देती है? उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देती है। हब इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस, यानी मैंने यहाँ पे ये लाइन मेंशन की हुई है, हब इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? यानी PC1 तो PC4 से कम्युनिकेट करना चाहता था, लेकिन हमने क्या किया? उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर दिया। ब्रॉडकास्ट किया तो मैसेज जो है PC3 के पास भी चला जाएगा, PC4 के पास भी चला जाएगा, और जितनी भी इस हब के साथ डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो सबके पास वो मैसेज चला जाएगा। इसकी वजह से सबसे बड़ा इशू क्या आता है? सिक्योरिटी का। अब आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये प्योर हार्डवेयर है, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ये बिल्कुल उस बंदे की तरह काम करती है जिस तरह आपने एक बंदे को खबर सुनाई और वो आपकी खबर को पूरे मोहल्ले में फैला देता है। हम भी यही काम कर रहे हैं कि आपके मैसेज को जितनी भी इसके साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्ट है उन तक वो मैसेज को पहुंचा रही है। तो यहाँ पे पहली बात, आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है वर्क ऑन हाफ एपेक्स मोड। हब हमेशा वर्क करती है हाफ एपेक्स मोड के अंदर। अब मोड्स आपने देखे होंगे, ये BSc की बुक के अंदर भी है, ICS की बुक के अंदर भी है। मोड्स जनरली 3 तरह के होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ एपेक्स मोड और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। जनरली हमारे पास जो हब होती है ये वर्क करती है हाफ एपेक्स मोड के अंदर। हाफ एपेक्स मोड का मतलब क्या है? यानी the data can be sent at both direction but not at the same time. यानी in half flex mode data can send in both directions but not at the same time. That's all. अगर मेरे पास ये एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। अब सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आपने कोई मैसेज सेंड किया तो मैसेज चला तो जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ पे जो बंदा बैठा है, यूजर बैठा है, जब तक वो उस पूरे डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो इसको वापस रिप्लाई नहीं कर सकता। जब वो पूरा डाटा कलेक्ट कर लेगा, सोर्स फ्री होगा डाटा सेंड करके, उसके बाद जो डेस्टिनेशन वाला जो बंदा बैठा है वो सोर्स वाले बंदे को रिप्लाई कर सकता है। यानी डाटा आपस दोनों साइड पे ट्रैवल कर रहा है, जा भी रहा है और आ भी रहा है, लेकिन उनके आने जाने की डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी एक वक्त में नहीं जा रहा, टाइम लग रहा है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है इंटरनेट की। इंटरनेट सफरिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हाफ एपेक्स मोड। किस तरह? देखें, आप जब किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जब आप सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कुछ सेकंड लगते हैं। जब क्लाइंट को रिक्वेस्ट डालता है सर्वर पे, तो सर्वर उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को पूरा करने के कुछ टाइम, कुछ सेकंड्स लेता है और कुछ सेकंड के लिए उसको वेट करना पड़ता है, फौरन ही रिस्पॉन्ड नहीं कर देता। तो वहाँ पे ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट की। तो हमारे पास यहाँ पे जो हब है ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। अब देखते हैं, हब ने यानी अगर PC1 ने PC4 को डाटा सेंड किया, कोई मैसेज सेंड किया, तो उस दौरान ना तो PC2 इसको डाटा सेंड कर सकता है, ना ही PC3 इसको डाटा सेंड कर सकता है। तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस डाटा को शेयर कर सकती है। अगर PC1 ने भी डाटा सेंड किया PC4 को, PC2 ने भी एट द सेम स्पॉट ऑफ टाइम डाटा सेंड किया PC4 को, तो होगा क्या? दोनों को डाटा हब के पास आएगा और हब के पास जब डाटा पहुंचेगा तो दोनों डाटा आपस में कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड होने के नतीजे में आपका डाटा, जो डाटा विल बी लॉस्ट, आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा, किसी एनर्जी की किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा और रिसीवर को कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वक्त में एक ही डिवाइस डाटा को शेयर कर सकती है। हब का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर बात करें कॉलिजन की,
तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम प्लेयर होते हैं, यानी प्लेयर के होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा के आने का रास्ता भी एक है और डाटा के जाने का रास्ता भी एक है। तो अगर एक वक्त में आप बहुत सारे पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बिट्स को सेंड कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल लेयर के ऊपर आपका डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अगर आप एक साथ बहुत सारी बिट्स सेंड करते हैं तो क्या होता है, वो सब तमाम बिट्स आपस में टकरा जाती हैं, कोलाइड कर देती हैं, प्लेयर के नतीजे में आपका डाटा लॉस हो जाता है, यानी डेस्टिनेशन तक डाटा नहीं पहुंच पाता। उसके बाद यहाँ पे बात करें हमारे पास आउटडक्स मोड के बाद ये हमारे पास हमेशा ब्रॉडकास्ट करती है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को सेंड करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है। और आपके तकरीबन ये मैक्सिमम ड्रॉबैक है इसका, जो फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक स्मॉल नेटवर्क को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे आप आपको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बस ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास दिस इज ऑल अबाउट द हब के अंदर तकरीबन ये मैक्सिमम मेजर पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक और पॉइंट छोटा सा रह गया, हब की दो टाइप्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब। हब की एक टाइप को हम बोलते हैं एक्टिव हब, और इसकी जो दूसरी टाइप होती है उसको बोलते हैं पैसिव हब। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। अब एक्टिव हब और पैसिव हब क्या होता है इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शुरेश कर रहा हूँ तो देखते हैं कि एक्टिव हब और पैसिव हब का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर बात करें एक्टिव हब की, तो एक्टिव हब को यूज करने के लिए, एक्टिव हब को चलाने के लिए आपको नीड होती है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। एक्टिव हब को अगर आपने चलाना है, इसको अगर आपने यूज करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा सेकंड इसके अंदर चीज आती है, एक्टिव हब आपके जो सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स उनको क्या कर देती है? एम्पलीफाई कर देती है। एम्पलीफाई एंड रीजनरेट। एक्टिव हब आपके तमाम सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है और रीजनरेट कर देती है। अब एम्पलीफाई या रीजनरेट का मतलब क्या है? देखें, अगर बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे डाटा की कम्युनिकेशन के लिए 10 की केबल को, 10 की केबल को जब आप यूज करते हैं इथरनेट केबल को, तो इसकी जो रेंज है वो है 185 किलोमीटर, यानी 185 मीटर, सॉरी किलोमीटर क्या है, 185 मीटर तक ये आपके डाटा को पहुंचा सकती है। अब जब आपका डाटा 100 आपके सिग्नल्स जब 185 मीटर तक पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे फिर उनको जो एक्टिव हब होती है ये क्या कर देती है? रीजनरेट कर देती है, उनको एम्पलीफाई कर देती है ताकि उनको दोबारा 185 सेंटीमीटर से आगे उनको ट्रांसफर किया जा सके। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है एक्टिव हब का। ये थोड़ी कॉस्टली होती है और ये आपके सिग्नल्स को क्या कर देती है? रीजनरेट कर देती है। अगर बात करें यहाँ पे दूसरी हमारे पास टाइप आती है पैसिव की, पहली एक्टिव की थी, दूसरी आती है हमारे पास पैसिव हब। तो पैसिव हब का हमारे पास क्या फायदा है? पैसिव हब बेसिकली इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। पहली बात, नो नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी, आपको बिजली की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ये डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में एक्सेप्ट करती है और ओरिजिनल फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करती है, यानी जिस फॉर्म में डाटा इसके पास आया है इसने उसी फॉर्म में डाटा को रिसीव करना है और उसी फॉर्म में आगे डाटा को सेंड कर देना है। पैसिव हब के ऊपर ना तो डाटा को एम्पलीफाई किया जाता है, यानी आपके जो सिग्नल्स हैं ना तो उनको एम्पलीफाई किया जाएगा, ना ही उन सिग्नल्स को रीजनरेट किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक्टिव हब का कॉन्सेप्ट आता है, ये सेम ये वर्क करती है एम्पलीफायर की तरह। मतलब आप समझ लें कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ये भी आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और उनको रीजनरेट कर देता है ताकि सिग्नल्स को लॉन्ग टाइम तक चलाया जा सके। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास हब का। तो हमने आज डिफरेंस देखा इसका राउटर का, ब्रिज का और हब का। राउटर के अंदर हमने देखा कि राउटर बेसिकली एक राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है और हमेशा यूनिकास्ट करता है नॉन डेस्टिनेशन के लिए और डिस्कार्ड कर देता है अननोन के लिए। ब्रिज का हमने बिहेवियर क्या देखा कि ब्रिज क्या करता है कि ब्रिज के पास अगर टेबल के अंदर एंट्रीज मौजूद हैं तो वो भी क्या करेगा? यूनिकास्ट करेगा। लेकिन अगर उसके पास एंट्रीज नहीं है तो वो डिस्कार्ड नहीं करेगा बल्कि पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी तमाम डिवाइसेस तक पहुंचा देगा। लेकिन वो इंटेलिजेंट है, एक दफा गलती करने के बाद सुधर जाता है। लेकिन अगर बात करें हब की, हब ये ऐसा कहती है जो कभी सुधरता ही नहीं है, यानी इसने अगर इसके पास कोई पैकेट आ गया तो ये हमेशा पैकेट को ब्रॉडकास्ट ही करेगा, ना यूनिकास्ट करेगा ना डिस्कार्ड करेगा। तो तमाम डिवाइसेस तक आपका डाटा पहुंचेगा और उन डिवाइसेस के ऊपर जितने भी यूजर बैठे हैं वो आपके डाटा को चेंज भी कर सकते हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज, राउटर एंड हब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और तमाम आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।